हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आके नॉवल स्टोरी ऑडियो स्टोरी सुनाने के लिए आके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। एपिसोड 1। उत्तराखंड का एक घना जंगल जो पूरी तरह से पेड़ों से घिरा, जिस वजह से वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस घने जंगलों के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंडर था जिसमें लगातार किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे किसी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा हो। अंदर एक इंसान बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था और उसके सामने एक आदमी एक चेयर पर बैठे उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे उसे उसके दर्द से खुशी हो रही हो। वही जो शख्स नीचे जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहा था, क्योंकि उसे अभी बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और अब उसके ऊपर अभी अभी गर्म पानी डाला जिसमें नमक था, जिस कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, ईशान रजावत कभी किसी को माफी नहीं देता, क्योंकि ईशान रजावत बहुत ही बेदिल इंसान है। यह है ईशान रजावत। 6.1 फुट हाइट, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, पतले डार्क होठ और एरोगेंट तो जैसे चेहरे से ही झलक रहा था। काफी गुस्सैल और एरोगेंट नेचर का। खूबसूरत लड़कियां तो इनकी कमजोरी है। राघव, उसने एक जोरदार आवाज में कहा। अगले ही पल एक आदमी जो करीब 28 साल का था, करीब 6 फुट हाइट, परफेक्ट बॉडी, हल्का सांवला रंग, भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने आगे आकर कहा, यस बॉस। ईशान ने कहा, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम जो किया है। राघव ने बिना किसी भाव के कहा, ओके बॉस। ईशान वहां से बाहर निकल गया। उसी के पीछे राघव भी जल्दी जल्दी आया और कार का गेट खोल दिया। ईशान बहुत ही स्टाइल में कार में बैठता है और राघव जल्दी से जाकर कार की ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। उनकी कार उत्तराखंड के इस सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। वही उसकी कार के पीछे बहुत से बॉडीगार्ड के कार थे, जो ईशान के ही बॉडीगार्ड थे। कुछ ही समय में कार एक विला के सामने रुकी। ईशान कार से बाहर निकाला और उसके पीछे पीछे राघव भी बाहर आया। ईशान उस विला के अंदर जाते हुए राघव से बोला, हमें कल ही दिल्ली वापस जाना है, सारी अरेंजमेंट कर लेना। राघव ने ओके बॉस कहा और विला के बाहर निकल गया। वही ईशान अपने रूम में आकर वॉशरूम में चला गया। वो शॉवर लेकर बाहर आया। उसने अपनी कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को एक टॉवल से सुखा रहा था। तभी एक लड़की पीछे से आ उसके गले लग गई और बोली, ओ ईशान बेबी, आज फिर तुमने आने ने लेट कर दिया। उसके हाथ ईशान के खुले सीने पर थे। उसने उसके हाथों के अपने हाथ से पकड़कर उसे अपने आगे कर बोला, सोना डार्लिंग, तुम मेरी बीवी नहीं हो जो इस तरह से मुझसे सवाल कर रही हो। तुम जिस काम के लिए हो वही करो तो बेटर होगा। ईशान ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने एकदम करीब किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। सोना ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी जो काफी रिवीलिंग थी। ईशान ने उसे कमर से पकड़ ऊपर की ओर खींचा तो उसने अपने पैर ईशान की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। उसने उसे ऐसे ही होल्ड किए हुए बेड पर ले आया और उसे लिए बेड पर लेट गया। दोनों अभी भी एक दूसरे को काफी पैशनेट होकर किस कर रहे थे। ईशान उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा और थोड़े ही समय में दोनों की आहें और सांसों का शोर उस कमरे में गूंज रहा था। करीब रात के 4 बजे सोना ईशान के ऊपर ही लेट जाती है। वो काफी थक गई थी। ईशान ने उसे अपने ऊपर से हटा दिया और सोना उसके बगल में लेट गई। उसकी सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं थी। ईशान तो उठकर कमरे से बाहर बालकनी में आ गया था और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच में रखा हुआ था। वो उसके लंबे लंबे कश ले रहा था। ईशान सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ों को देख रहा था, जो अब तक अंधेरों में घिरा हुआ था पर अब हल्का हल्का उजाला होने लगा था। सोना तो कब का सो चुकी थी। वही ईशान की आंखों में नींद कोसों दूर था। वो अभी भी सिगरेट पी रहा था। करीब 5 बजे वो रूम में आया और वॉशरूम में चले गया। शॉवर ले वो बाहर आया और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल गया।
ईशान विला से बाहर आया जहां बहुत सी गाड़ियों की लाइन लगी थी। वो बीच वाली कार के पास जा खड़ा हुआ, सामने ही राघव खड़ा था। उसने बहुत ही पोलाइटली ईशान से कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। ईशान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और राघव ने फौरन कार का डोर ओपन कर दिया। ईशान कार में बैठ गया। सभी गाड़ियां लाइन से विला से बाहर गई। कुछ ही समय में सभी गाड़ियां एयरपोर्ट पर आकर रुकी। ईशान सामने खड़े जेट में जाकर बैठ गया। उसके बॉडीगार्ड भी अंदर चले गए। यह ईशान का प्राइवेट जेट था। थोड़े ही समय में प्लेन टेक ऑफ कर दी। कुछ ही समय में उनकी प्लेन दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुई। सभी बाहर निकले और कार में बैठकर ईशान के मेंशन के लिए निकल गए। कुछ ही समय में सभी एक मेंशन के बाहर आ रुकी। यह मेंशन पूरे वाइट और ग्रे कलर में था। बाहर से ही पूरा मेंशन एक अलग ही लुक दे रहा था। ईशान अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। वो ज्यादातर अकेले ही इस मेंशन में रहता था। बस कभी कभार रजावत मेंशन चला जाता था। ईशान अंदर आया और अपने रूम में चला गया। दिल्ली नवजीवन अनाथ आश्रम। एक लड़की जो एक हॉल में खड़ी कुछ और लड़कियों को डांस सिखा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही थी। बाकी की लड़कियां उसे फॉलो कर रही थी। कुछ देर में उनका डांस खत्म हुआ। सभी रुक गए। तभी वहां एक औरत आई जिनकी उम्र कुछ 40 साल होगी। उसने उस लड़की के सिर पर हाथ रख बोली, अरे आर्या बेटा, जाओ कुछ खा लो और इन्हें भी ले जाओ, सुबह से ही तुम लोगों का डांस शुरू हो गया। यह है आर्या। जब वह सिर्फ 1 महीने की थी तभी उसे किसी ने इस अनाथ आश्रम में छोड़ा था। आर्या उम्र 19 साल, 5.2 इंच हाइट, गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, पतले गुलाबी होठ, नीली आंखें, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। उसने इस वक्त एक येलो कलर का सिंपल सा सूट पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, पर फिर उसकी नेचुरल ब्यूटी भी उसे बहुत ही सुंदर बना रही थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रेखा आंटी, हम सब खा लेंगे। पहले आप यह बताइए, आपने खाना खाकर अपनी दवाई खाई? रेखा आंटी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे वो हम भूल गए, पर अभी खा लेते हैं, तुम सब जाओ। आर्या ने कहा, आंटी आप पहले दवाई खाइए, हम सब खा लेंगे। वैसे भी 2 दिन पहले ही आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख दिया और बोली, इतनी परवाह मत कर, आदत पड़ जाएगी तो पड़ जाने दीजिए, कौन सा मैं आपको को छोड़ कर जाऊंगी। आर्या ने मासूमियत से कहा और एक दवाई रेखा आंटी को दिया। उन्होंने वो दवाई खाई और बाकी सभी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वही रजावत इंडस्ट्रीज में ईशान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी केबिन का गेट नॉक हुआ। ईशान ने बिन देखे ही कहा, कम इन। उसके यह कहते ही राघव अंदर आया। राघव ने झुककर उसे ग्रीट किया। ईशान ने उसे देखकर कहा, वो जमीन का क्या हुआ? राघव ने बिना किसी भाव के कहा, सर हमने नोटिस भेजा था, पर वो सब कह रहे हैं कि वो जगह खाली नहीं करेंगे। वो सब जगह खाली कर देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे? ईशान ने बिना किसी भाव के कहा, आई डोंट केयर। उन्हें कहो जमीन 1 हफ्ते में खाली कर दे, नहीं तो मैं अपनी तरह से खाली करवाऊंगा। राघव ने ओके बॉस कहा और वहां से बाहर निकल गया। आश्रम में रेखा आंटी फिर से परेशान हो अपने रूम में बैठी थी। उनके हाथ में नोटिस था जो उन्हें मिला था। उन्होंने टेंशन में अपने सिर पर हाथ रख कर सिर झुकाए बैठी थी। तभी रूम में आर्या आई। उनसे जब रेखा आंटी को इस तरह परेशान देखा तो वो चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? रेखा जी ने परेशान होते हुए कहा, क्या करूं बेटा, हमें यह जगह खाली करने का नोटिस मिला है। यह जगह जिसकी है उसे यह जगह 1 हफ्ते में खाली चाहिए, इसलिए टेंशन हो रही है कि सभी बच्चियों को कहाँ लेकर जाएंगे। आंटी आप परेशान क्यों हो रही है, हम एक बार उनसे बात करते हैं, शायद वो हमारी मजबूरी समझे। आंटी ने कहा, हमने बात की थी उनके आदमी से, पर कोई मतलब नहीं निकला। आंटी हम उनके मालिक से बात करते हैं, शायद वो समझ सकें। रेखा आंटी ने कहा, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम कैसे उनसे मिलेंगे? आर्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, शायद वो समझ जाए। आंटी ने कहा, ठीक है, एक बार बात करके देखो, शायद मान जाए। आर्या ने कहा, उनका नाम क्या है?
आंटी ने कुछ सोच कर कहा। ईशान रजावत, रजावत इंडस्ट्रीज के मालिक। आर्या ने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, पर आप अब परेशान मत हो। यह कह आर्या वहां से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद आर्या रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी थी। उसे अंदर जाने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। वो कहा इतनी सिंपल, और यहाँ के लोग, उसका तो कोई मैच ही नहीं था। फिर भी वो हिम्मत करते हुए अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा मुझे मिस्टर ईशान रजावत से मिलना था। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और कहा कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। आर्या ने ना में सिर हिला दिया तो उसने कहा क्यों मिलना है तुम्हें? आर्या ने सिर झुकाए ही कहा वो मुझे उनसे हमारे आश्रम की जमीन के बारे में बात करनी है। वो रिसेप्शनिस्ट आर्या को देख रही थी। उसने कहा रुको, अभी पूछ कर बता देती हूँ। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और राघव को कॉल किया। राघव ने कॉल पिक कर कहा हम। रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर वो कोई आश्रम से आया है और बॉस से मिलना चाहती हैं। राघव ने तुरंत ईशान के केबिन का गेट नॉक किया और अंदर आया। उसने ईशान से कहा सर आश्रम से कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है, क्या उसे भेज दूं? ईशान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो राघव ने कहा उसे ऊपर भेजो। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रखकर कहा आप टॉप फ्लोर पर चली जाइए। आर्या वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गई और लिफ्ट में जाकर 30 फ्लोर का बटन प्रेस किया और कुछ ही पल में वो 30 फ्लोर पर थी। लिफ्ट से निकल सामने ही उसे राघव दिखा। उसने कहा चलो। आर्या उसके पीछे पीछे चल दी। राघव केबिन के बाहर रुककर फिर से नॉक किया तो अंदर से आवाज आई। राघव आर्या को लिए अंदर चला गया। आर्या को तो अब घबराहट हो रही थी। आर्या राघव के साथ अंदर आई। वो तो हैरानी से पूरे केबिन को देख रही थी क्योंकि उसने कभी पहले कैसा कुछ देखा नहीं था। राघव ने ईशान के सामने जाकर कहा बॉस। ईशान ने बिना उसकी तरफ देखे बोला तुम जाओ। राघव केबिन से बाहर निकल गया। आर्या को अब अकेले में घबराहट हो रही थी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ईशान ने बिना उसकी तरफ देखे थोड़ा गुस्से में कहा कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो निकालो यहां से। आर्या उसकी इतनी तेज आवाज सुन थोड़ा सहम जाती है और थोड़ा डरते हुए बोली सर। किसी की इतनी मीठी आवाज सुन ईशान ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा तो उसकी नजरें तो जैसे आर्या पर टिक गई थी। वो गौर से उसे देखने लगा। उसका छोटा सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, गुलाबी गाल और उसके पतले गुलाबी होंठ। उसने रेड कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था, कोई मेकअप नहीं, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान अपनी चेयर से उठ आर्या के सामने अपनी टेबल से टेक लगाए खड़े हो गया। वो अभी भी एकटक उसे देख रहा था। वही आर्या उसके इस तरह देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है और सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। ईशान अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए बोला कहो क्या कहना है? आर्या ने डरते हुए कहा वो सर, मैं आपसे वो अनाथ आश्रम की जमीन के लिए बात करने आई थी। सर अगर हम वो जगह खाली कर देंगे तो हम सब कहाँ रहेंगे? प्लीज सर आप वो जगह हमें खाली करने को ना कहे। ईशान की नजरें तो उसके हिलते हुए होठों पर टिकी हुई थी। वो अपनी पलकें झपकाए बगैर उसे देख रहा था और स्माइल करते हुए बोला अच्छा, पर वो जमीन बहुत महंगी है और कोई भी अपनी करोड़ों की जमीन ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? आर्या ने अपनी नजरें उठाकर ईशान को देखते हुए कहा प्लीज सर, वहां बहुत ही छोटे बच्चे रहते हैं, अगर हम वो जगह खाली कर दे तो वो सब कहाँ रहेंगे? ईशान ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा मुझे नहीं पता, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आर्या उसके इस तरह आगे बढ़ने से 2 कदम पीछे हट जाती है। ईशान ने उसके थोड़ा और करीब आकर कहा पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आर्या उसकी बात सुन उसे देखते हुए बोली कैसा ऑफर सर? ईशान ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा एक्चुअली ऑफर नहीं, एक डील है। मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। आर्या दीवार से टिककर खड़ी थी, वही ईशान उसके ऊपर हल्का झुका हुआ था। आर्या उसकी इस हरकत पर डरने लगती है और हकलाते हुए बोली कैसी डील सर? ईशान उसकी झील जैसी नीली आंखों में देखते हुए बोला देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया वो जमीन करोड़ों की है तो मैं उसे फ्री में नहीं दे सकता, इसलिए मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। आर्या ने मासूमियत से कहा पर सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम आपको दे सके। ईशान ने मुस्कराते हुए कहा तो पैसे मांगे भी किसने है तुमसे?
तो फिर और क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आर्या ने उसे देखते हुए कहा। है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है तुम्हारे पास, ईशान ने मदहोशी भरे लहजे में कहा। तो आर्या ने दोबारा मासूमियत से कहा, क्या सर? ईशान उसके करीब जा उसके कान में बोला, मुझे तुम चाहिए। उसकी यह बात सुन तो आर्या जैसे हैरान रह गई। ईशान उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर बोला, मुझे तुम चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वो जमीन दे दूंगा। आर्या उसकी बात सुन गुस्से से भर जाती है और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है और चिल्लाते हुए बोली, कैसे घटिया इंसान हैं आप। मुझे तो शक है आप इंसान है भी या नहीं, कैसे किसी लड़की से आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। मैं तो बस यह सोचकर आई थी कि शायद आप मेरी परेशानी समझे, पर नहीं, आप तो निहायती घटिया और बेशर्म इंसान है। यह बोल आर्या को धक्का दिया और केबिन से बाहर जाने को हुई। तभी ईशान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से लगाकर उसका हाथ उसकी कमर से लगा देता है और एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है। ईशान उसे अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे, मैं घटिया और बेशर्म इंसान? तो तुम्हें एक बात कह दूं कि तुम जैसी लड़कियां आगे जाकर यही काम करती है। और इतना भी क्या एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। और अब तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर। यह बोल वो उसे एक झटके से छोड़ दिया। आर्या खुद को संभाल नहीं आई और झटके से जमीन पर गिर गई। वो उठी और जल्दी से केबिन से बाहर भाग गई। वही ईशान अभी भी केबिन के डोर की तरफ गुस्से से देख रहा था। ईशान ने गुस्से से टेबल पर एक हाथ मारा जिससे टेबल पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि टेबल कांच की थी। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मैंने अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी ईशान रजावत नहीं। तुम्हें तो मैं अपनी नफरत की आग में इस तरह जलाऊंगा कि तुम खुद मौत मांगोगी मुझसे। यह बोल वो भी अपने केबिन से निकलकर पार्किंग में आता है और जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। राघव जो उसके पीछे ही आ रहा था वो उसका गुस्सा देख समझ जाता है कि आज तो कोई तूफान आने वाला है। वही आर्या जो ईशान की इस तरह की बातें सुन पूरी तरह से टूट गई थी। वो ऐसे ही रोड पर चले जा रही थी जैसे उसे कोई होश ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वो चलते चलते ही अनाथ आश्रम पहुंच गई। उसने सबसे पहले अपने आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल करते हुए अंदर चली गई। अंदर आते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात रेखा आंटी से हुई। उन्होंने उसे देख जल्दी से पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या कहा मिस्टर रजावत ने? वो मान गए क्या? आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी मैंने उनसे बात की है, वो मान जाएंगे। देखना आप, और अब टेंशन मत लीजिए। यह बोल आर्या अपने रूम की तरफ भाग गई। रेखा जी को कुछ भी समझ नहीं आया, पर उन्हें लगा शायद वो परेशान है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और आगे चली गई। दूसरी ओर ईशान एक क्लब में बैठे ड्रिंक कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार आर्या का उसको थप्पड़ मारना याद आ रहा था। उसने ड्रिंक करते हुए कहा, तुम्हारी अक्कड़, तुम्हारा स्वाभिमान मैंने भी ना तोड़ा तो मैं भी ईशान रजावत नहीं। बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का, मैं तुम्हारी इस एटीट्यूड को तोड़ दूंगा। ईशान ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आई जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और बहुत सारा मेकअप किया था। उसने ईशान की गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, अगर कोई दर्द है तो कहो, उसे कम करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ईशान ने उसका हाथ झटक कर उसे गुस्से से अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से निकल जाओ। यह कह उसने उसे एक झटके से पीछे धक्का दे दिया और क्लब से बाहर निकल गया। ईशान गुस्से में कार ड्राइव करते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल कर कुछ कहता है और अपनी कार को आश्रम की ओर मोड़ देता है। वो बहुत ही गुस्से में था और साथ ही नशा भी उसके ऊपर सवार था। कुछ ही समय में उसकी कार आश्रम के बाहर आ रुकी। वहां पहले से ही बहुत से कार थी जो ईशान की बॉडीगार्ड के थे। ईशान कार से बाहर आया और कार की बोनट पर बैठे अपने हाथ में ली हुई वाइन की बोतल से ड्रिंक करने लगा। राघव आगे आकर बोला, बॉस। ईशान ने उसे देखकर कहा, 1 घंटे में मुझे यह जगह पूरी तरह से खाली चाहिए। राघव हैरानी से अपने बॉस को देखता है जिसकी आंखें एकदम लाल थी।
उसने उसे देख सिर झुकाए बोला ओके बॉस। राघव ने अपने सभी आदमियों को देखकर बोला यह जगह खाली कर दो। 1 घंटे के अंदर। उसकी बात सुन सभी काम पर लग जाते हैं। वो सभी अंदर जा एकदम से तोड़-फोड़ करने लगे। वो सभी सामान को बाहर फेंक रहे थे। सभी बच्चे जो सो गए थे और रेखा आंटी और आर्या अभी भी जाग रहे थे। वो यह सब देख हैरान रह जाते हैं। वो दोनों सभी को रोकते हुए बोली यह क्या कर रहे हैं आप सब। रेखा आंटी ने परेशान होते हुए कहा यह क्या कर रहे हैं तुम सब, अरे कुछ तो बोलो। किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? एक बॉडीगार्ड ने कहा यह सब हमारे बॉस के कहने पर कर रहे हैं। आर्या ने कहा कौन बॉस? उसने कहा मिस्टर रजावत। यह बोल वो अपने काम पर लग गया। आर्या तो यह सुन डर से कांपने लगी। वही रेखा आंटी ने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो ईशान वही कार की बोनेट पर बैठा था। वो जल्दी से उसके पास जा हाथ जोड़कर बोली सर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आपने तो हमें 1 हफ्ते का समय दिया था ना। ईशान ने गुस्से में कहा आज करो या 1 हफ्ते बाद, जगह तो खाली करनी ही थी तो अभी के अभी यह जगह खाली करो और दफा हो जाओ यहाँ से। रेखा आंटी हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी। आर्या जल्दी से बाहर आई और बोली प्लीज सर आप हम पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, हमें बस 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम जगह खाली कर देंगे। ईशान ने उसे देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला ओहो जानम, तुम्हें तो मैंने कितना अच्छा ऑप्शन दिया था, पर तुमने नहीं उस डील को कैंसिल कर दिया और मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की, मुझे गुस्सा दिलाया और अब तुम रिक्वेस्ट कर रही हो। वेरी बेड जानम। आर्या उसकी बात सुन एक बार फिर से रिक्वेस्ट भरी टोन में बोली प्लीज सर यह बच्चे बहुत छोटे हैं, प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। ईशान ने उसे इग्नोर कर अपने बॉडीगार्ड से कहा जल्दी से जल्दी यह जगह खाली करो और बच्चों को बाहर फेंको। यह बोल वो वापस अपनी वाइन की बोतल से वाइन पीने लगा। वो बॉडीगार्ड सभी बच्चों को एक एक कर आश्रम से बाहर धक्के मार कर निकालने लगे। सभी बच्चे रो रहे थे। आर्या यह सब देख गुस्से से भर गई। वो ईशान के पास जाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली शर्म नहीं आती आपको? कोई जानवर भी इस तरह का बर्ताव नहीं करता है जिस तरह आप कर रहे हैं। आपको इन बच्चों पर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा? आप कैसे इन बच्चों के सिर से छत छीन सकते हैं? आप बहुत ही बेदिल इंसान है। ईशान उसकी इस तरह की टोन सुन गुस्से में उसे घूरते हुए अपनी कार की बोनट से नीचे उतरता है और आर्या के सामने जाकर खड़े हो जाता है। वो उसे घूरते हुए उसके बालों को पीछे से कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी में भर लेता है और अपनी सख्त आवाज में बोला नॉट अगेन जानम, नॉट अगेन। तुम मुझसे से इस तरह बात नहीं कर सकती। और तुमने क्या कहा जानवर? हाँ मैं जानवर ही सही। तुम मुझे बेदिल इंसान कह रही हो? हाँ हूँ मैं बेदिल। मेरे अंदर दिल नहीं है और ना कोई शर्म। नहीं आती मुझे इन बच्चों पर तरस। पर तुम्हें तो आ रही है ना, तो तुम ही क्यों नहीं मेरी बात मान लेती हो? यह बोल वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। आर्या वही जमीन पर गिर जाती है। उसे अब समझ आ रहा था कि ईशान उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सभी बच्चों को देखती है, सभी रो रहे थे। ईशान घुटनों पर बैठ आर्या के चेहरे के करीब अपना चेहरा कर बोला क्या हुआ जानम? क्या सोच रही हो? यही कि अब तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना भी सेल्फिश नहीं हूँ। मुझे भी इन बच्चों को देख दुख हो रहा है। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ तुम मेरे सामने झुक जाओ और मैं यह जगह इन लोगों को दे दूंगा। मैंने जो तुमसे से कहा था तुम वो बात मान लो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। आर्या उसकी बात सुन सोच रही थी। अब उसे भी लग रहा था कि वो सच में सेल्फिश हो रही है। वो अगर ईशान के सामने झुक जाए तो वो सभी बच्चे फिर से बेघर नहीं होंगे। वो सभी को छत मिल जाएगा। आर्या ने अब हार मान ली और ईशान की बात मानने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने खुद को तैयार कर लिया था ईशान की नफरत झेलने के लिए। उसने अपनी पलकें झुकाए ही अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा हाँ मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ईशान उसकी बात उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आखिर उसने अपने मन की जो कर ली। उसने अपने घमंड में आखिर आर्या को झुका दिया था।
उसने हंसते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, रुको सब और सब कुछ पहले जैसा कर दो। उसकी बात सुन सभी को हैरानी हुई। राघव को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई जो ईशान ने सब कुछ रोक दिया। ईशान के सभी बॉडीगार्ड रुक गए। ईशान आर्या का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा। आर्या में तो जान ही नहीं थी, वो तो बस उसके पीछे खींचे चली जा रही थी। वो अपना होश खो चुकी थी। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। ईशान ने उसे अपनी कार की पैसेंजर सीट पर धक्का दे दिया और कार का डोर बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने विंडो से राघव को देख बोला, यह सब कुछ पहले जैसा कर दो और यह जगह खाली करवाने की जरूरत नहीं है। राघव उसकी सुन हैरान तो था, फिर भी उसने सभी को देखते हुए कहा, सब कुछ पहले जैसा कर दो और यह काम जल्दी ही करो, ज्यादा टाइम नहीं है। सभी बॉडीगार्ड फिर से काम पर लग जाते हैं। सभी सामान को वापस अंदर रख रहे थे।